हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्पीडी पब्लिकेशन। तो आज आपका बीपीएससी 71st का पेपर यहाँ पर हुआ है, तो जिसमें कि आपका 1 से 150 तक क्वेश्चंस आए थे। तो हम आपको उन सभी 150 क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन आपको करवाने वाले हैं इस वीडियो में, और 100% करेक्ट आंसर के साथ। तो अगर आप भी अपना एग्ज़ाम दे के आए हैं तो आप यहाँ से अपना जो है आंसर को मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड पहला क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पर है कि मैजिनोट रेखा जो है वो किन देशों के बीच में विद्यमान है। तो देखिए, मैजिनोट रेखा की बात करेंगे तो ये आपका फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा। उसके बाद है हॉर्मुज जल मध्य जो है वो जोड़ता है, किस चीज़ को जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है। तो हॉर्मुज जल मध्य जो है ये आपका जोड़ता है पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। ठीक है, तो सी नंबर इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर्सिया की खाड़ी को से ओमान की खाड़ी को। उसके बाद है आपका ग्राउंड जीरो कहाँ पर है। तो ग्राउंड जीरो आपका है न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डमरूमध्य है जो कि डेविल्स नेक के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। तो स्थल डमरूमध्य जो कि डेविल्स नेक के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रा स्थल डमरूमध्य जो है ये आपका जाना जाता है। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, लडांग संदर्भित करता है। तो लडांग जो संदर्भित करता है, किस चीज़ को संदर्भित करता है, तो ये करता है आपका स्थानांतरित कृषि को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। लडांग किसको संदर्भित करता है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है ये आपका माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद है भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन है। तो भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गोदावरी नदी बेसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। और पहला सबसे बड़ा किसका है, गंगा का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है। तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती है वहाँ पर देवप्रयाग। तो डी नंबर यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चंस का लेवल आप देख सकते हैं उतना भी ज़्यादा यहाँ पर हार्ड नहीं था। नेक्स्ट है, भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, कौन कौन से हैं भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी। तो ये एक है आपका नारकोंडम और एक है बैरन, ठीक है, जो कि सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला है। तो मेरठ की अगर हम बात करेंगे तो ये मिला है किसको, ये मिला है कैंची को। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है। तो भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र की बात करेंगे तो ये आपका शिमला में है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है, कान्हा नेशनल पार्क स्थित है। तो कान्हा नेशनल पार्क जो आपका एमपी में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र एक फिल इन द ब्लैंक, सॉरी लोकटक पूछ रहा है, लोकटक एक फिल इन द ब्लैंक्स है। तो लोकटक एक झील है, आपको पता है तैरता हुआ झील है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मणिपुर में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क एकमात्र यहाँ का जो है मालूम होना चाहिए आपको। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत ये आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का राज्य पशु है। तो बिहार का राज्य पशु की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भैंसा। ठीक है, भैंसा जो है ये आपका, सॉरी भैंसा नहीं, बैल होना चाहिए, बैल। ठीक है, तो 15 का करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है वो बैल होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ना कि भैंसा। ठीक है, बिहार का राज्य पशु कौन है, बैल है। उसके बाद है, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना जो है ये आपकी हुई थी 2014 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, किसने बनवाया था ये चीज़ तो आपको मालूम ही होगा, कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा। आगे है, कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है। तो कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल जो है ये आपका कैमूर जिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैमूर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है, बिहार संपूर्ण भारत का फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब कितने परसेंट पाइराइट जो उत्पादित करता है बिहार पूरे संपूर्ण भारत का। तो याद रखिएगा, बिहार संपूर्ण भारत का जो है 95% पाइराइट जो है वो उत्पादन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है। तो बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जमुई डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर आपका जो है सोना पाया जाता है। आगे है, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। तो बिहार का अधिकांश भाग की बात करेंगे तो ये आपका उपोष्ण कटिबंधीय मानसून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत जो है बिहार का अधिकांश भाग आता है। तो 20 का सी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर। उसके बाद है 21 नंबर यहाँ पे है आप सभी के सामने, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगा करके उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं, तो सीमांत घर्षण बल यहाँ पर कितना होने वाला है। तो देखो, सीमांत घर्षण बल की यहाँ पर बात किया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 200 न्यूटन, यानी कि बी नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है आपका एक
ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा? तो देखो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर मालूम होगा, इसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो हमें इसके लिए क्या क्या चाहिए, तो मास चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। तो मास तो हम लोग के पास है, यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं, तो एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूला से हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखो यू का मतलब होता है इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर देखोगे विराम अवस्था से किया जा रहा है, तो यू का वैल्यू तो जीरो हो जाएगा, यानी कि ये टी का खत्म हो जाएगा। तो यानी कि फाइनल हम लोग का एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पर देखो तो एस का वैल्यू हम लोग को दिया है 400 और हाफ इंटू ए का वैल्यू निकालना है। टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड दिया हुआ है, यानी कि 20 का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 400 हो जाएगा। तो 400 से 400 यहाँ पर कैंसिल हो गया, यानी कि ए का वैल्यू हम लोग का 2 आ गया। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग का ए का वैल्यू निकल गया और एम का वैल्यू हम लोग को कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोगों को क्या निकालना है यहाँ पे, तो अब यहाँ से आप देखेंगे तो फोर्स फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा लीजिए मास इनटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास कितना है, 7 टन यहाँ पर दे रखा है यहाँ पे। तो 7 टन का मतलब होता है 7000, ठीक है, इनटू यहाँ पर कर सकते हैं एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 आया हम लोग को होते हैं, यानी कि ओवरऑल रिजल्ट कितना आ जाएगा, 14000 न्यूटन यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन है, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा का खपत 250 यूनिट होता है, तो कुल ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो देखो यहाँ पर हीट का भी एक फॉर्मूला होता है, अगर आप इसको निकालेंगे, लेकिन फॉर्मूला का तो यहाँ पे यूज़ ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो यूनिट है हम लोग को दिया हुआ, ठीक है, हमको जूल में बस इसको सिंपली कन्वर्ट करना है। तो मतलब एक यूनिट में आपको मालूम होना चाहिए कि कितना यहाँ पर जो है जूल होता है। तो एक यूनिट में अगर मैं बताऊँ आपको तो 3.6 इंटू में 10⁶ जूल यहाँ पर होता है, ठीक है। अब बस सिंपली इसको 250 से मल्टीप्लाई कर देना, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो देखो अगर मैं यहाँ पे 3.6 इंटू में 250 यहाँ पे करता हूँ और इंटू में 10⁶ जूल, तो अगर मैं यहाँ से इसको कैलकुलेट करूँगा तो लगभग 25 मतलब यहाँ पर 150 हो जाएगा, फिर 75 हो जाएगा जीरो, और ये 920 हो जाएगा, यानी कि लगभग यहाँ पर अगर बात करेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है, यहाँ पे जीरो होगा तो ये आपका 900 हो गया, यानी कि 9 इंटू में 10⁻² इंटू में 10⁻6, यानी कि ओवरऑल 9 इंटू 10⁸ जूल यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो बस इसमें कुछ नहीं करना था, बस यूनिट को यहाँ पर जूल में कन्वर्ट करना था और आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट है आपका, किस माध्यम में ध्वनि की चाल जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर होती है? तो ध्वनि की चाल अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा तो ये आपका स्टील में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, ठीक है। इसका मतलब पीछे क्या रीज़न है पूरा, फिर से पढ़िए क्वेश्चन, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, तो इसका जो है मतलब देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लंघन नहीं, बी नंबर हम लोग का यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है ये, ठीक है। तो बी नंबर याद रखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा सही। आगे है बेलों की एक जोड़ी खेत बैल होना चाहिए, ठीक है। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में कितना किया गया कार्य क्या है? तो देखो वर्क इज इक्वल टू होता है क्या, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्स का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है और सिंपली हम लोग को यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग को दिया हुआ है ना, 15 मीटर यहाँ पर किया गया, ठीक है। तो अब इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, बस 14 को इंटू में यहाँ पर 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर ये 15 है तो 15 कर दीजिए, यानी कि 14 5 जा यहाँ पर 70 हो जाएगा, और ये 21 यानी कि 2100 यहाँ पर जूल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो काफ़ी बेसिक सा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये सब। आगे है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी की बात करेंगे तो ये क्या होता है, तो ये आपका होता है +1 सेंटीमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे, सॉरी सी नहीं अनंत होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर प्लेन मिरर का बात किया ना, तो प्लेन मिरर यहाँ पर जो है वो अनंत होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, उसका फोकस दूरी। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, ठीक है। विद्युत शक्ति, ठीक है, विद्युत शक्ति को निरूपित कौन करता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि IR², ठीक है। IR² जो है वो आपका विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को दर्शाता है, तो बी नंबर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन के समय शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? तो शॉर्ट सर्किट जब होता है तो उस समय जो परिपथ होता है, यानी कि जो भी आपका सर्किट होता है, ठीक है, उसमें विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि ये आपका अधिक बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति क्या होती है। तो काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है, सी नंबर यानी कि फ्यूज यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए गए 4 शब्दों में 3 में से एक प्रकार की समानता है तथा चौथा जो है अलग अलग है। तो जो चौथा अलग है उसको यहाँ पर निकालना है। तो देखो, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, परिदर्शी यंत्र और स्टेथोस्कोप। तो देखो, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी ये सब तो देखने के लिए यूज किया था, लेकिन स्टेथोस्कोप की बात करेंगे तो ये डॉक्टर्स के द्वारा दिल की धड़कन वगैरह को चेक करने के लिए हमें किया था, ये हम लोग का अलग है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग 32 नंबर। स्प्रिंग का कोड UNUFRC लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में मोबाइल शब्द को कैसे यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखो, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो, अगर आप पहले वाले कोड में देखोगे तो एस में 2 जोड़ा तो यहाँ पर यू निकला, यानी कि इसमें भी हम लोग को 2 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि M+2 करेंगे तो O आ जाएगा, यानी कि O वाला, तो यानी कि A और D तो हम लोग का हट गया। ठीक है, अब इसी में से कोई होना चाहिए। अब देखो, P और यहाँ पर N है, यानी कि P में से 2 यहाँ पर घटाया गया तो ये N आया, तो O में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, M आएगा, तो OM सही है। फिर उसके बाद R है, U है, यानी कि RSTU, यानी कि R में जो है यहाँ पे 2 जोड़ा गया, यानी कि STU, यानी कि 3 जोड़ा गया, सॉरी 3 जोड़ा गया यहाँ पे, तो 3 इसमें भी जोड़ा जाना चाहिए, तो 3 जोड़ देंगे हम लोग, तो यहाँ पर CDE आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। बाकी ये एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है आपका, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी बेटे की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है। काफ़ी बेसिक सा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर आपको बताता हूँ, ये अपना आप लोग खुद से भी कर सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ससुर यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 34 नंबर। ठीक है, तो 34 नंबर यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, राम उत्तर दिशा में जाता है, या राम उत्तर में जा रहा है। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है यहाँ पर। ठीक है, दाएं मुड़ता है, सॉरी दाएं इधर हो जाएगा ना, ये दाएं मुड़ता है और फिर दोबारा दाएं चलता है। ठीक है, यहाँ से फिर ये दाएं चलता है, यानी कि इधर चलता है, और अंत में बाएं जाता है। बाएं जाने का मतलब यहाँ पर ये इधर चला जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि अब राम किस दिशा में है, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। तो 34 का भी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 35 नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा। ठीक है, तो ये वोकैब मतलब सॉरी डिक्शनरी वाला क्वेश्चन है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताता हूँ। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि MOHINDER। ठीक है, यहाँ पर ये जो है सबसे कहाँ से आ जाएगा, सबसे सबसे अंत में यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो बी नंबर यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में चलता है ना। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये देखोगे तो यहाँ पर ई है, ई है तो ई पहले आता है, आई बाद में आता है, इसीलिए यहाँ पर जो है ये बाद में आएगा। यानी सबसे पहले देखो, MAHENDR, ए एच के बाद ई है, यानी कि सबसे पहले ये आएगा, यानी 1 नंबर पे ये आएगा, फिर 2 नंबर पे ये आएगा, फिर 3rd नंबर पे ये आएगा, 4th नंबर, यानी अंतिम वाला पे यही आएगा, तो यानी कि बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगिंद्र से 7 रैंक आगे है। यदि जोगिंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना होगा। रैंकिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखिएगा। तो देखो, आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, जोगिंदर का हम लोग देखते हैं। जोगिंदर के केस में क्या बोल रहा है कि वो अंतिम से 17वें रैंक पर है। ठीक है, तो हमको एक चीज़ मालूम रहता है कि अगर अंतिम से रैंक, ठीक है, और प्लस में शुरू से रैंक, ठीक है, उसको जोड़ करके -1 कर देते हैं तो टोटल छात्र हम लोग को निकल जाता है। तो हम इसी का यूज करेंगे। देखो, जैसे देखो यहाँ पर अंतिम से रैंक कितना है, 17 है, प्लस में शुरू से हमको नहीं पता है, एक्स मान लेते हैं, -1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल कैंडिडेट यहाँ पर 39 हो जाएगा, यानी कि 17 में से एक जाएगा 16, यानी कि x + 16 इज इक्वल टू 39। यानी कि यहाँ से हम लोग को जोगिंदर का यहाँ पर पता चल जाएगा कि शुरू से कितने नंबर पे है, तो 23वें नंबर पे है। अब आते हैं हम लोग नितिन के केस में। तो नितिन के केस में देखो, बोला है कि जोगिंदर से 7 रैंक आगे है। 7 रैंक आगे कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 16वें नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, मतलब नितिन क्या हो जाएगा, जोगिंदर से 7 रैंक आगे, इसका मतलब यही है ना कि -7 कर देंगे तो हम लोग को उसका रैंक मालूम चल जाएगा शुरू से। ठीक है, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 60, मतलब सॉरी यहाँ पर जो नितिन का रैंक आ जाएगा कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा 16 आ जाएगा। क्यों आ गया मैंने बता दिया यहाँ पे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है 36 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है आप सभी के सामने, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई है, प्लस मतलब यहाँ पर देखो, मतलब वही सिंबल यहाँ पर चेंज किया गया है। तो देखो 175 माइनस की जगह पर क्या बोला है, माइनस का अर्थ यहाँ पर बोला है डिवाइड है। ठीक है, तो 175 डिवाइड 25, और डिवाइड का अर्थ बोला है यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और 20 प्लस है। ठीक है, तो प्लस की जगह पे हम लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई लगाना है। ठीक है, उसके बाद 20, और मल्टीप्लाई की जगह पे क्या लगाना है, मल्टीप्लाई की जगह हम लोग को माइनस लगाना है, फिर 3 है और प्लस की जगह पे हम लोग को माइनस लगा देना है। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा कितने बार में, ये हो जाएगा 7 बार में। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 100, 25 जो 100 माइनस में 13। ठीक है, यानी कि 107 माइनस में 13। ठीक है, यही होगा ना, गलत कर रहे हैं हम लोग कुछ।
देखो यहाँ पे हम लोग गलत गलत कर रहे हैं, प्लस का मतलब मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का सिंबल होना चाहिए। ठीक है, अब पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई का काम होता है, तो पहले मल्टीप्लाई का काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे देखो, सॉरी, पहले डिवाइड का काम होता है, तो पहले इसको कर लेंगे, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, प्लस में 100 हो जाएगा और माइनस में 30 हो जाएगा। अब देखो 107 में से हम लोग को यहाँ पर 30 घटाना है, यानी कि 7, और ये 7 यानी कि 77 हम लोग का आ जाएगा। काफ़ी ईजी सा है, ठीक है। सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राहुल की आयु सीमा से 3 गुना ज़्यादा है। ठीक है, राहुल की आयु क्या है, सीमा से 3 गुना ज़्यादा, यानी कि S × 3 हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से दुगनी है। ठीक है, यानी कि हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं लक्ष्मी की आयु क्या है, 4 वर्ष पहले लक्ष्मी की जो आयु है, ठीक है, वो क्या है, राहुल से दुगनी है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद बोला अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु यहाँ पे क्या है, ये बताना है। तो देखो ये भी चीज़ हम लोग को मालूम चल गया कि राहुल का जो है अगले 4 वर्षों में, अभी मान लो कि राहुल का एज आर है, तो 4 साल के बाद कितना हो जा रहा है, 31 है, यानी कि करेंट एज राहुल का यहाँ पे कितना आ जाएगा, 31 - 4 यानी कि 27 हो जाएगा। अब देखो क्या पूछा है, सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है। तो यहाँ से देखो सीमा का हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, आर इज इक्वल टू कितना हम लोग को पता चल गया सर, 27, S × 3 है, यानी कि सीमा का एज कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन से भी आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हैं, ये तो हट ही जाएगा। ठीक है, 9 9 सब में, तो ठीक है अभी करना पड़ेगा। तो सीमा का हम लोग का 9 निकल गया। अब लक्ष्मी का निकालते हैं, लक्ष्मी का कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ से निकाल सकते हैं, L - 4 है, ठीक है, इज इक्वल टू R - 4। आर का वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, आर का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 27, 27 - 4 करेंगे 23 हो जाएगा, इंटू में 2 यानी कि 46, और ये उधर जाएगा ना +4, माइनस वाला उधर चला जाएगा, यानी कि प्लस में 4 हो जाएगा, यानी कि 23 दूना 46 और 4 50 हो जाएगा, यानी कि लक्ष्मी का एज। ठीक है, तो लक्ष्मी का 50 और ये सीमा का 9 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो 9 और 50 यहाँ पर डी में हमको दिखाई दे रहा है, तो 38 का डी नंबर यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन है फिर से। बोला निम्नलिखित विकल्पों से लुप्त संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखो क्या यहाँ पर जो है लग रहा है, तो यहाँ पर देखो सिंपल सा आपको याद रखना है क्या लग रहा है यहाँ पे। तो देखो इसमें ये चीज़ लग रहा है, जैसे यहाँ पर देखो 7 को यहाँ से 28 में डिवाइड दिया तो 4 आया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अभी इसको छोड़ देते हैं, इसको देखते हैं। 9 9 को यहाँ पर 45 से डिवाइड किया, यानी कि 5 आया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इन दोनों को डिवाइड करके इंटू में जो आ रहा है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ होगा, 12 से ये 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो 7 को हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 35 यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, रेन को कोड इतना में लिखा जाता है, मोड को इतना में लिखा जाता है। ठीक है, तो उसी भाषा में रीमेन को यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो आर का कोड 8 है, ठीक है, ई का कोड यहाँ पर जो है @ है, ठीक है, उसके बाद एम का कोड देखा जाए, एम का यहाँ पे है, तो यानी कि 7 है, 8 @ 7। अब यहीं से एलिमिनेट हो जाएगा। देखो ये तो हट गया, ये तो हट गया, ये भी हट गया, यानी कि डी नंबर हम लोग का सेटिस्फाई हो रहा था। पूरा देखने की जरूरत ही नहीं है, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 38th राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते थे। तो देखो ये जो हम लोगों ने करंट अफेयर्स आपको करवाया था, उसमें काफ़ी अच्छे से था, एसपीडी बुक से जो हम लोगों ने करवाया था। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बताया था, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी कि 5 टोटल यहाँ पर जो है बिहार के खिलाड़ियों ने यहाँ पर कांस्य पदक जीते थे, जो भी आपका 38th जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था। तो बी नंबर याद रखिएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये तो हो गया था ना, हाँ। चलो आगे बात करते हैं 42 नंबर है, कोसी मेची लिंक परियोजना में बिहार के कौन सा जिलों को लाभ यहाँ पर मिला। ठीक है, कोसी मेची लिंक परियोजना की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक है, यानी कि अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स को जो है यहाँ पे इसका फ़ायदा यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है आपका, किस भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। शास्त्रीय भाषाओं की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो पहले तो ये कम था, लेकिन अभी अगर बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो मराठी और बंगाली ये पहले नहीं था, लेकिन अभी जो है आपका ये दो को ऐड कर दिया है। ऐसे आपका ट्रिक भी था, तू शुरू तो कर मैं आर्य, यानी कि तमिल, फिर उसके बाद आपका जो है कौन कौन सा था, ठीक है, कन्नड़ वगैरह, ये सबको ऐड किया गया। मतलब मैं पूरा आपको डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ अभी आंसर बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सारे के सारे जो आपके शास्त्रीय भाषा के अंतर्गत यहाँ पे आते हैं। ठीक है, टोटल अभी शास्त्रीय भाषा की बात करेंगे तो अभी आपका 13 हो चुका है। ठीक है, पहले 9 था और अभी यहाँ पे 13 हो चुका है। सॉरी 13 मैंने बोल दिया, मतलब पहले से 7 था, ठीक है, उसमें 4 ऐड किया, यानी कि टोटल 11 हो गया। तो 11 आपका शास्त्रीय भाषा है, इसमें सब ये आपका ऐड है। तो 43 का यहाँ पर जो है डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर देखते हैं। 44 नंबर यहाँ पे है आपका, नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, ये जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का जो आयोजन है, ये आपका करवाया गया था आपका यहाँ पे बी नंबर, यहाँ पर मधुबनी में यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, तो बी नंबर याद रखिएगा, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस यहीं पे आपका मनाया गया था। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका 46 नंबर है आपका लूनर ट्रेस ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो लूनर ट्रेस ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य था आपका, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाने और उसका मानचित्र करने के लिए जो आपका लूनर ट्रेस ब्लेजर मिशन का यहाँ पर जो है मेन मतलब पर्पज़ था। ठीक है, उसके बाद है आपका अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है। ठीक है, अफ्रीकानर्स, ठीक है, अफ्रीकानर्स से अभिप्राय जो है किन लोगों से है। तो इसका जो है सही आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। नाम से ही पता चल रहा है दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक का समूह है, यानी कि सी नंबर से आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 48, उस 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, चौकी बावड़ी, अग्नेश की बावड़ी। ठीक है, बावड़ी का नाम पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजों की बावली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दिवस घोषित किया है। ठीक है, तो वो मेयर का नाम क्या है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि एरिक एडम्स। ठीक है, एरिक एडम्स जो है वो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर है जिन्होंने 14 अप्रैल को जो है यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस की घोषणा की है। नेक्स्ट है आपका यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा क्या है। तो यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट का अस्थायी नारा की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, यानी कि यूनाइटेड बाय म्यूजिक। सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं 51 नंबर है आपका, इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक यहाँ पर जो सही हो जाएगा। क्या क्या है तो ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है 52 नंबर। 52 नंबर है G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सही है। तो 18वें शिखर सम्मेलन की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कोई भी यहाँ पर जो है जानकारी यहाँ पर सही नहीं हो जाएगा यहाँ पर। तो 52 का डी नंबर यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2024 में बाकू में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी थी। तो जो आपका 2024 में बाकू में जो आपका ये हुआ था आपका जलवायु सम्मेलन समझौता, तो किस पर सहमति बनी यहाँ पर ये पूछ रहा है यहाँ पर। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील। तो सी नंबर यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान कांग के उपन्यास द वेजिटेरियन का कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार यहाँ पर जो है प्राप्त हुआ है। ठीक है, मतलब जो ये थे क्या थे, हान कांग। ठीक है, इनको 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार तो मिला ही, लेकिन इसके अलावा और क्या यहाँ पर दिया गया था ये आपसे पूछते हैं। यहाँ पर आप करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंटरनेशनल बुकर अवार्ड यहाँ पर दिया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है आपका 55, निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित यहाँ पर किया गया है। तो नेपाल का कोई ग्लेशियर है जिसको मृत घोषित किया गया है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि याला ग्लेशियर को यहाँ पर मृत यहाँ पर घोषित किया गया। नेक्स्ट है आपका UNDP के मानव विकास सूचकांक SDI रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी और ये 2023 में कितनी हो गई है, मतलब 2023 का यहाँ पर डाटा पूछ रहा है, जो कि आपका SDI रिपोर्ट 2025 आपका हुआ है जारी। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 72 वर्ष यहाँ पर जो था 2023 में। ठीक है, तो 1990 में इतना था, फिर बाद में 72 वर्ष हो गया। नेक्स्ट है आपका फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ था। तो फरवरी 2025 में AI एक्शन समिट की बात करेंगे तो ये आपका आयोजित हुआ था पेरिस में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, AI एक्शन समिट कहाँ पे, पेरिस में होता, तो बी नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा। ये भी हम लोगों का किया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 96 अकेडमी अवार्ड 2024 में एमा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर यहाँ पर जो है वो दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुअर थिंग्स के लिए यहाँ पर जो है, ठीक है, एमा स्टोन को जो है यहाँ पर दिया गया। ठीक है, मुख्य भूमिका के लिए यहाँ पर ऑस्कर दिया गया एमा स्टोन को। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, किस गुजराती फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का यहाँ पर जो है अवार्ड जीता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कक्ष एक्सप्रेस। ठीक है, कक्ष एक्सप्रेस के लिए यहाँ पर जो है पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रैमन मैग्सेसे पुरस्कार यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करेंगे 2024 वाला किस संगठन को दिया गया है। तो ये दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक को यहाँ पर जो है ये दिया गया, मतलब फुंसो कम कर्मा। ठीक है, ये सब जो है आपका मतलब जो संगठन है इसको यहाँ पर दिया गया, तो डी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 61 नंबर। 61 है आकाश तीर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आकाश तीर के बारे में यहाँ पर बताना है, तो देखो यहाँ पर जो है डी नंबर से आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक जो है ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट
देखो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं आंसर मैचिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का यहाँ पर हिस्सा है, ठीक है। तो मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। आगे बात करते हैं, कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में यहाँ पर जाना जाता है। तो होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27 जनवरी, ठीक है। 27 जनवरी को जो है होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, बानू मुश्ताक की किस पुस्तक की 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर यहाँ पर मिला है, ठीक है। ये तो आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हार्ट लैम्प, ठीक है, हार्ट लैम्प ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 64 का जो है करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। बी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हार्ट लैम्प, ठीक है। हार्ट लैम्प के लिए जो है बानू मुश्ताक को यहाँ पर जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड दिया गया है, ठीक है। ये भी हम लोग का क्वेश्चन किया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ भारत के आवंटित की गई, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें शामिल नहीं है। तो देखो ऊपर की जो 3 नदियाँ थी, ठीक है, यानी कि सिंधु, झेलम और चिनाब, ये आपको पाकिस्तान को उस पर अधिकार था। तो झेलम हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है, इस पर भारत का अधिकार नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, है लेकिन मात्र 20% ही है, ठीक है। तो सिंधु, झेलम, चिनाब ये आपका ऊपर का था। रावी, व्यास, सतलज की बात करेंगे तो ये आपको भारत को यहाँ पर अधिकार था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट बात करते हैं 66 नंबर, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित क्षमता गरीबी माप सीपीएम के 4 यहाँ पर जो है बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर जो है सही है, ठीक है। काफ़ी सारे यहाँ पर स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखो मैं डायरेक्ट इसका आंसर बताता हूँ क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर सही है, ठीक है। अब 1 या 2 में आप क्या है आप देख लीजिए, ये दोनों स्टेटमेंट आपका यहाँ पर जो है सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यातक की शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो कौन सी वो वस्तु है यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 67 का जो करेक्ट आंसर है सी नंबर हो जाएगा, यानी कि बासमती चावल। आगे बात करते हैं 68 नंबर, बोल रहा है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, ठीक है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बोल रहा है कि क्या चीज़ें यहाँ पर सही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि सबसे अधिक वृक्षारोपण जो है महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है, और इसके बाद राजस्थान और फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो सी नंबर यहाँ पर जो आंसर होगा। नेक्स्ट है 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी, ठीक है। वैश्विक सेवाओं के निर्यात के मामले में पूछ रहे हैं यहाँ पर भारत में सबसे अधिक हिस्सेदारी किसके साथ थी, किस देश के साथ थी, ठीक है, किस देश की भारत से अधिक हिस्सेदारी थी। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यू विन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत कथन यहाँ पर जो है पहचानना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं यहाँ पर जो गलत है, सारे के सारे यहाँ पर क्या है सही है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 71 नंबर, किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट यहाँ पर जो है विकसित किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान, ये आपका जो है मंत्रालय है, ठीक है। तो बी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ जो है राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया गया। नेक्स्ट है 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़कों की लंबाई थी। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान में जो है आपका इस योजना के तहत जो है सबसे अधिक निर्मित सड़कें थी 31 अक्टूबर 2024 तक। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का। नेक्स्ट अब बात करते हैं 73 नंबर, बोला किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। आगे बढ़ते हैं, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो है सही है, ठीक है। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़ करके लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर यहाँ पर हो गया। ये हम लोग का स्टेटमेंट क्या है सही है। आगे बढ़ते हैं, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में यहाँ पर दर्ज किया है। तो ये आपका दर्ज किया गया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश राज्य में जो है ये आपका 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप में गरीबी के रूप में यहाँ पर जो है दर्ज किया गया। नेक्स्ट है आपका मैचिंग द फॉलोइंग है, ठीक है, यानी कि मैच करना है। तो देखो यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना की बात करेंगे, और इधर क्या है, ठीक है, अच्छा पेश किसके द्वारा किया गया ये है शायद, ठीक है। तो देखो इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दूं तो 76 का जो है ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। यानी कि देख लो यहाँ पर ए का 2 कौन सा है, यानी कि प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना जो है आपका ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का ये लक्ष्य है, ठीक है। उसी प्रकार से बी का फर्स्ट है, यानी कि तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल की बात करेंगे, जो आपका 2023-24 के केंद्रीय बजट में पेश किया गया। तो ओवरऑल हम लोग का इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट है 77, बोल रहा है वार्षिक PLFS, ठीक है, वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करते हैं कौन सा यहाँ पर जो है वो सही स्टेटमेंट है, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ष 2021-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रम बल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई। ए नंबर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 78, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अटल इनोवेशन मिशन जो है ये आपका विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था। नेक्स्ट बात करते हैं देश के सकल मूल्य वर्धित यानी कि GVA में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों की हिस्सेदारी 2020-21 में कितना से बढ़ करके कितना हो गई 2022-23 में, ये आपसे क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 27.3 से बढ़ करके 30.1% यहाँ पर जो है हो गई। तो बी नंबर यहाँ पर याद रखिएगा, 79 का जो है बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। भारतीय सीमेंट उद्योग के बारे में है, तो देखो यहाँ पर याद रखना ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है। भारत का लगभग 87%, ठीक है। क्या पूछ रहा है, नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर यहाँ पर जो है चुनना है, मतलब कौन सा स्टेटमेंट सही है वो आपसे यहाँ पर पूछा है। तो देखो भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों से यहाँ पर केंद्रित है, तो बिल्कुल सही है। भारत दुनिया में सीमेंट का सबसे बड़ा उत्पादक है, कोई ऐसा मतलब नहीं है, ठीक है। भारत में अधिकांश सीमेंट संयंत्र कच्चे माल के स्रोत से दूर दूर थोड़ी बनाएगा, पास में ही बनाएगा ना, तो 2 और 3 तो गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ ए हो जाएगा, यानी कि 1 स्टेटमेंट सिर्फ यहाँ पे सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट है आपका बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो बिहार का एक मिशन दक्ष है, इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुँचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों के लिए एक व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना, ठीक है। तो ये इसका जो है मिशन दक्ष का यहाँ पर जो प्राथमिक उद्देश्य था, जो कि बिहार का एक मिशन है। नेक्स्ट है बिहार स्टार्टअप नीति 2022 में युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है, ठीक है। तो ये आपको बताना है यहाँ पर, तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं जो है ये आपका नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से घटक नहीं है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। तो 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में पूछ रहा कौन सा सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में एक से अधिक यहाँ पर जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट 84 नंबर, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और इसे बताना है कि कौन सा यहाँ पर जो है सही है। तो इसका भी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है और बिहार का जनसंख्या की लाभांश जो है 2041 तक आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका PLFS 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार प्रकृति का सबसे अच्छा यहाँ पर वर्णन करता है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है किसमें मतलब होती है, मतलब लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति जो है किसके पास होती है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत राष्ट्रपति में यहाँ पर जो है शक्ति होती है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का महान्यायवादी, ठीक है। भारत का महान्यायवादी क्या होता है, संसद के सदन की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता है, राष्ट्रपति की विधिक मामलों में परामर्श देता है, सर्वोच्च न्यायालय की अतिरिक्त सुनवाई। क्या पूछ रहा है इसमें, इसमें पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट मतलब यहाँ पे सही है उसके बारे में, ठीक है। तो सरकार का पूर्णकालिक सलाहकार होता है, नहीं पूर्णकालिक नहीं होता है, तो डी तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, डी तो गलत है। सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त सुनवाई हेतु अर्हता नहीं है इसके पास, ये भी गलत है, ठीक है। राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, वो भी प्रसाद पद पर्यंत धारण करता है, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहेगा वो पद पर रहेगा, नहीं तो हटना पड़ेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति इसकी अपॉइंटमेंट करता है, तो यहाँ पर याद रखना इसका काम होता है कि विधिक मामलों में ये राष्ट्रपति को क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो बी नंबर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों में निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में यहाँ पर जो है आता है। तो देखो यहाँ पर हम लोग एलिमिनेट करते हैं यहाँ पर कि कौन कौन सा यहाँ पर नहीं आएगा, देखो। तो वन्य जीवों की सुरक्षा की बात करेंगे,
तो वन्य जीवों की सुरक्षा ये जो है हम लोग का समवर्ती सूची में ही आएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या है कि समवर्ती सूची में आते हैं कौन कौन से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वन्य जीवों की सुरक्षा तो हम लोग का आएगा यहाँ पे कृषि पर आय, ठीक है। इस ये नहीं आएगा समवर्ती सूची में। उसके बाद विद्युत उपभोग अथवा बिक्री कर, ये भी कुछ ऐसा नहीं है। मूल्य नियंत्रण की बात करेंगे, ये भी आपका समवर्ती में आएगा, यानी कि 1 और 4 यहाँ पर जो है वो सही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 1 और 4 यहाँ पर जो स्टेटमेंट सही है, मतलब ये 4 ऑप्शन है और 1 ऑप्शन सही है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो देखो उसमें 3 तरह के आपका जो डीपीएसपी है उसमें 3 तरह का था, ठीक है। समाजवादी, गांधीवादी, राष्ट्रवादी। तो इसमें से पूछा कि कौन गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है, मतलब वो नहीं है, ठीक है। 2 आपको बताना है। तो देखो इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 और 4 जो है वो नहीं है, ठीक है। यानी कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी, और ये 4 नंबर काम का अधिकार, ये जो है आपका जो गांधीवादी सिद्धांत है उसके अनुसार नहीं है। तो 2 और 4 यहाँ पर जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है, सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। ये पूछ रहा है। देखो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन ये 6ठी में नहीं है बल्कि 5वीं में है, तो यही हम लोग का गलत है। बाकी शपथ 3री में है, राज्यसभा ये सब सही है, ठीक है। तो ये नंबर यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, यानी कि सही, मतलब ऑप्शन सही ये हो जाएगा लेकिन मिलाया वो गलत यही है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय सरकार के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है कि मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होती है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सिर्फ 2 यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही आवंटित किए जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और जो मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है वो आपका प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो राज्य विधायिका की कार्यवाही के बारे में कौन सा सही है, तो यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी तथा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे, ये बिल्कुल सही आपका आंसर है, ठीक है। बाकी महाधिवक्ता मतलब जो होता है, मतलब एडवोकेट जनरल जिसको बोलते हैं, ठीक है। नहीं, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, ठीक है। एडवोकेट जनरल ही होगा क्योंकि राज्य की बात हो रहा है ना। हाँ तो ठीक है। अटॉर्नी जनरल तो आपका वो सेंटर में होता है, एडवोकेट जनरल ही होगा। तो इसको मत देने का अधिकार नहीं होता है, सिर्फ सेशन में भाग ले सकता है, लेकिन ये नहीं। तो बाकी गलत है, डायरेक्ट हम लोग सी यहाँ पर करेक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 93, भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि, ठीक है। इसका क्या यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बात करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नंबर, यानी कि यहाँ पर केवल एक ही यहाँ पर सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। यानी कि सामान्य जन का हित संरक्षित हो, ये आपका एक क्या है यहाँ पे मौलिक अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करती है, ठीक है। वित्त आयोग के सदस्य बनने के लिए कौन सा यहाँ पर जो है आवश्यक अर्हता का निर्धारण यहाँ पर करती है। तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद विधि के द्वारा यहाँ पर जो है जो भी वित्त आयोग के सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। बड़ा सदन को आहूत करने का अर्थ दीक्षांत है, स्थगन से सत्रावसान होता है और विघटन सदन को समाप्त कर देता है, और स्थगन जो है सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है। तो चौथा तो यार ऐसे ही यहाँ पर जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। हमसे पूछा है क्या कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो हम लोग का डी ही यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो साफ साफ यहाँ पर गलत है। स्थगन सदन के नेता के द्वारा सिर्फ नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसके लिए पूरे सहमति यहाँ पर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर डी नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा। केवल 4 यहाँ पर जो है गलत है, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है, ठीक है। पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि राज्यपाल के द्वारा गठित वित्त आयोग जो है ये आपका अधिकृत है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, किस चीज़ को सहयोग करती है। तो देखो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में, और साथ ही साथ घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जनता में राजनीतिक चेतना में वृद्धि करना, रोजगार सृजन, कृषि उत्पादन में वृद्धि, जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य, ठीक है। तो इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। जनता के विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ये आपका पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करते हैं, निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है, निंदा प्रस्ताव, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बी नंबर सही आंसर हो जाएगा, यानी कि यह अविश्वास प्रस्ताव से अलग होता है, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, मतलब उच्च न्यायालय वाले में भी आएगा और सर्वोच्च न्यायालय में भी आएगा। ठीक है, अधिकार क्षेत्र में। तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण ये आपका जो है उच्च न्यायालय में भी है और सर्वोच्च न्यायालय में भी, इसीलिए तो रिट जारी करते हैं ना। ये चीज़ आपको मालूम होगा कि जो 32 आर्टिकल का यूज करके सर्वोच्च न्यायालय और 226 का यूज करके उच्च न्यायालय जो है आपका रिट जारी करती है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए। नेक्स्ट है आपका 0.1 NaCl समाधान का पीएच मान है लगभग। ठीक है, 0.1 NaCl समाधान मतलब वही सॉल्यूशन है, उसका पीएच मान बताना है। तो देखो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 1.0 यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा जब आप सिंपल इसको पीएच वैल्यू में चेंज करेंगे। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं नीचे से रात में चमकने वाली वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि यूरोपियम डोप्ड स्ट्रोंडियम एल्यूमिनेट। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। आगे बात करते हैं स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग यहाँ पे किया जाता है। स्मार्ट फिल्म की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नंबर, यानी कि इंडियम टिन ऑक्साइड का यूज किया जाता है स्मार्ट फिल्म के लिए। आगे है कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो कार्सिनोमा के उपचार के लिए बात करें तो ये आपका इस्तेमाल किया जाता है प्लैटिनम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 104 का। आगे है 105 नंबर क्वेश्चन है आपका गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें किया जाता है लेवो नॉर्गेस्ट्रेल जो गोलियां हैं मतलब यौगिक है उसका यूज किया जाता है आपका जो गर्भ निरोधक गोली होता है। तो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा 105 का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 106 नंबर तेल को गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है। तो तेल को गैल्वनाइज्ड आयरन पॉट में इसीलिए नहीं रखा जाता है क्योंकि आपको बता दें कि ये जो है आपका जहरीला यौगिक बना देता है। ठीक है, और ये तेल की गुणवत्ता को भी कम करता है और साथ ही साथ जंग भी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी कि डी नंबर इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 107 नंबर। 107 है ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ये टेट्रा एथिलेट। ठीक है, टेट्रा एथिलेट का यहाँ पर जो यूज किया जाता है। ठीक है, ऑक्टेन रेटिंग को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है आपका PHBB बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, PHBB बायोडिग्रेडेबल एक पॉलीमर है, इसका यहाँ पर जो है पूर्ण रूप यहाँ पर पूछा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पॉली 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइट CO3 हाइड्रोक्सी वेलराइट। ठीक है, ये इसका जो है पूर्ण रूप है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्मोन किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो देखो हार्मोन की बात करेंगे तो ये आपका अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यहाँ पर जो है वो स्रावित करती है, यानी कि डी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच और की बातचीत को यहाँ पर जो दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि परजीविता। ठीक है, परजीविता जो है वो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की जो बातचीत है उसको दर्शाता है। तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बात करते हैं संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है। ठीक है, संक्रमण के जवाब में बनने वाली, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IgM यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं जैविक झिल्ली यानी कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है किसकी बनी होती है। तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो ये आपकी बनी होती है लिपिड और प्रोटीन की, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडन है। ठीक है, नॉन सेंस कोडन की बात करेंगे यहाँ पे कौन सा नॉन सेंस कोडन है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, UAA। नेक्स्ट बात करते हैं विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है, ये आपका दुर्लभ कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन नहीं सॉरी, खतरे में पड़ी। ठीक है, खतरे में पड़ी है तो यहाँ पर लुप्त प्राय होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होना चाहिए। 114 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 115 नंबर। ये बोला निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है। तो सिंपल सा खरीफ फसल की बात करेंगे देखो चना जौ गेहूँ ये सब तो आपका रबी फसल है, गन्ना नहीं है, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पौधे में जाइलम निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार होता है। जाइलम जल का यहाँ पर जो है या खनिजों का जो है परिवहन करता है, यानी कि सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पौधे के वर्गीकरण में संवहनी उत्तक जो होता है मतलब वस्कुलर टिश्यू जो होता है उसकी विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये थे आपके कौन, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि APD कॉन्डले। तो सी नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं आम में हम जो भाग खाते हैं वह क्या है। तो आम में जो हम लोग भाग खाते हैं ये आपका कहलाता है मध्य फल भीति, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेते हैं 190 नंबर ओजोन दिवस जो है कब यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ओजोन दिवस की बात करेंगे तो ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है
16 सितंबर को, क्योंकि एक प्रोटोकॉल मतलब सम्मेलन हुआ था यहाँ पे, ठीक है, ओजोन लेयर को यहाँ पर जो है बचाने के लिए। तो उसी दिन हम लोग यहाँ पर जो है 16 सितंबर को ओजोन लेयर के रूप में हम लोग मनाते हैं, ओजोन डे के रूप में। नेक्स्ट है आपका माइकोराइजा संबंध में पौधों का लाभ है। माइकोराइजा संबंध में पौधों का लाभ क्या है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि ऑप्शन खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। आगे है आपका 121, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया? ठीक है, देखो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत, ठीक है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसका प्रयोग करने का आक्षेप लगाया गया था किस 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 पे? ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है दिल्ली में उसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? ठीक है, बम फेंका गया था आपको, तो ये याद रखना है आपको, लॉर्ड हार्डिंग्स पे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 122 का। नेक्स्ट बात करते हैं 123 नंबर, 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? तो इसमें जो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा हरदयाल को, ठीक है, लाला हरदयाल जो थे उनको कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का यहाँ पर अवसर दिया गया। नेक्स्ट है आपका MAO कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम शासकों के मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को यहाँ पर जो है बढ़ावा दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि थियोडोर बैक। आगे है द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पे याद रखिएगा द यंग इंडिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो द यंग इंडिया जो है आपका महात्मा गांधी के द्वारा यहाँ पर प्रारंभ किया गया था, तो बी नंबर यहाँ पर जो है सही आंसर होगा। आगे आपका किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूहों और दलों को किसी भी भारतीय सदस्यों को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को यहाँ पर जो है वो बल मिला? ठीक है, किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूह और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य, तो ये आपका आया था कौन सा? साइमन कमीशन ना, जिसका पूरी तरीके से यहाँ पर क्या किया गया था, विरोध किया गया था, क्योंकि कोई यहाँ पर जो है इंडियन नहीं था इसमें। तो 126 का जो है सही आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 127 नंबर। 127 नंबर क्वेश्चन है किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली से प्रसिद्ध यहाँ पर जो है लड़ाई का नारा दिया था? तो ये भी आपका सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है, 127 का डी। नेक्स्ट बात करते हैं हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने, ठीक है, बी नंबर यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 120 नंबर, किसने बांटो और छोड़ो के नारे को बुलंद किया? बांटो और छोड़ो, ठीक है, इस नारे को बुलंद किसने किया था? तो ये किया था आपका M.A. जिन्ना ने, ठीक है, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों की मूर्ति रूप यहाँ पर जो है वो दिया था? ठीक है, तो ये आपका था कौन सा गवर्नमेंट एक्ट? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी के बाद जो भारत और पाकिस्तान क्या हो गया, अलग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 131, किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को यहाँ पर जो है बल मिल सके? तो 1918 की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट ने आपका जो होम रूल लीग की स्थापना की थी, ठीक है, 1916 में, ठीक है, और 18 में उन्होंने बिहार की यात्रा की ताकि वो जो होम रूल लीग जो उन्होंने बनाया था उसकी गतिविधि को क्या मिल सके, बल मिल सके। नेक्स्ट है आपका चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता यहाँ पर हुआ था? ठीक है, तो भारतीय सरकार और राजकुमार शुक्ल या फिर राजेंद्र प्रसाद गांधी जी या फिर अनुग्रह नारायण? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि भारतीय सरकार और गांधी जी। नेक्स्ट है बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो ये था आपका राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक मिनट, बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था ये पूछा है, ये नहीं होगा, राजकुमार शुक्ल नहीं होगा, ये सहजानंद सरस्वती होगा, बी नंबर, ठीक है, किसान सभा का प्रमुख नेता। नेक्स्ट बात करते हैं विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया था? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, किसी को इसमें से नहीं मारा गया था। नेक्स्ट है आपका मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो मार्च 1939 में बिहार के जो मुख्यमंत्री थे वो आपके बने थे कौन? ये बने थे आपके इसमें से कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, डी नंबर यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर सम्मिलित करना है। प्राचीन भारत का स्थल और वर्तमान में किस राज्य में है ये पूछा है। तो देखो गिरनार हिल्स कहाँ पे है? गुजरात में है, यानी कि सी का तो 2 हमको मिल गया, ठीक है, और सी का 2 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं अगर आपको 1 2 भी याद होगा तो 136 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बाकी आप ऐसे याद कर लो कि कर्ण जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, और प्राग ज्योतिषी जो है आपका असम में है, गिरनार गुजरात में, प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो ऋग वैदिक युग से कौन सा संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गार्गी।
आगे बढ़ते हैं 138 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा है आपका, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग घटना और संबंधित व्यक्ति। ठीक है, तो देखो यहाँ पर याद रखना सुदर्शन झील, सुदर्शन झील की बात करेंगे। सुदर्शन झील जो है आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, क्योंकि उसी के काल में जो है सुदर्शन झील का यहाँ पर निर्माण करवाया गया था। यानी कि डी का जो है वो फर्स्ट यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो डी का फर्स्ट देख लो किस में है, तो डी का जो है फर्स्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है सी में। ठीक है, तो यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए का यहाँ पर 3 दे रहा है। ए का 3 कहने का मतलब चोल गंगम झील जो है आपका राजेंद्र प्रथम के काल में हुआ था, और धर्म महामात्रा की नियुक्ति जो है ये आपका अशोक के समय में, प्रयाग की सभा जो है आपका हर्षवर्धन, और सुदर्शन झील का निर्माण ये चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि ये वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, किसने सबसे अधिक समय तक यहाँ पर जो है शासन किया था? कौन सा वो शासक था जिसने सबसे ज़्यादा शासन किया था? देखो, तो यहाँ पर बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या फिर गयासुद्दीन बलबन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी जो है वो आपका सबसे अधिक समय तक, जो भी ऑप्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूछा होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा दिन यहाँ पर बहलोल लोदी ने ही यहाँ पर शासन किया है। आगे है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए और उनका सही कालानुक्रम यहाँ पर जो है बताना है, मतलब कौन सबसे पहले यहाँ पर आया था। तो देखो, इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 2 पहले आया था, यानी कि मौर्य, फिर उसके बाद आपका आया था सुंग, फिर उसके बाद कनौ, और फिर कुषाण। ठीक है, ऐसे अब याद रखिएगा 2 1 4 3। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई? ठीक है, तो तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साहित्य लहरी। ठीक है, साहित्य लहरी जो है आपका तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया, बाकी विजय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, ये सब आपका जो है तुलसीदास की है। नेक्स्ट है आपका, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इमारत और बनाने वाला कौन था? ठीक है, तो काबुली बाग मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा आपको मालूम होना चाहिए, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो बी का वन देख लो किस में है, तो 3 ऑप्शन में है। ये डी वाला तो एलिमिनेट होंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, एतमाद उद दौला का मकबरा। ठीक है, ये आपको यहाँ पर याद रखना चाहिए कि एतमाद उद दौला का जो मकबरा है, ठीक है, ये आपका जो है नूरजहाँ ने बनवाया था। ठीक है, तो डी नंबर का 2, तो डी का 2 देख लो, डी का टू यहाँ पे है। ठीक है, यानी कि ये वाला और ये वाला, ये भी एलिमेंट, सी नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये काबुली बाग मस्जिद याद रखना, काबुली बाग मस्जिद है आपका बाबर के समय में यहाँ पर जो है बनाया गया था। ठीक है, तो सी नंबर याद रखिएगा इसका। बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है कौन सा, तो देखो, रामस्वामी नायकर व्यक्ति और संबंधित रहे। ठीक है, कौन से पार्टी से रहे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो, दयानंद सरस्वती तो आपको यहाँ पर याद हो जाना चाहिए कि दयानंद सरस्वती जो है सत्यार्थ प्रकाश यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर होगा, और बाकी ज्योतिबा राय फुले जो है वो सत्यशोधक समाज से थे। यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें तो डी का तो यहाँ पर ये है। ठीक है, क्या पूछा, लेकिन कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दयानंद सरस्वती का तो सही है, ज्योतिबा राव फुले का भी सही है। ठीक है, रामास्वामी नायकर की बात करेंगे, ठीक है, तो ये हम लोग का जो है वो भी सही है। ठीक है, सी नंबर गलत हो जाएगा, यानी कि जेम्स ऑगस्टस जो हिक्की है, ये कलकत्ता क्रॉनिकल से रिलेटेड नहीं थे। ठीक है, तो ये हम लोग का गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है यही हमसे पूछा है ना, तो सी नंबर ओवरऑल इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 143 का सी। आगे बढ़ते हैं, 144 नंबर बोला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पिता और पुत्र, तो देखो, बाबर का पुत्र था आपका कौन? देखो, बाबर का पुत्र था आपका कामरान। ठीक है, क्योंकि हिंडन, कामरान, ये सब जो है आपका था। बाकी शाहजहाँ का बेटा, ठीक है, शाहजहाँ का बेटा कौन था, तो ये था आपका, शाहजहाँ वाला छोड़ दो। ठीक है, अकबर वाला आपको याद रखना है, अकबर का बेटा था खुसरो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी का 2 होना चाहिए। लेकिन एक मिनट, हाँ, बी का तो खुसरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, बी का यहाँ पे होना चाहिए, ये सलीम होना चाहिए। ठीक है, अकबर, अकबर का बेटा सलीम था। ठीक है, देखो ऐसे भी याद करना, ये था बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहाँ, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब। ठीक है, ये इसका जो है मतलब सीक्वेंस था, लेकिन इसमें देखो और डिटेल में पूछा है, उसके मतलब भाई भी थे ना, जैसे यहाँ पर बाबर की बात करेंगे तो इसके बेटे थे कामरान, हिंडन, ठीक है, और हुमायूं, ये सब थे, तो वो सब पूछा है। तो देखो यहाँ पर ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आंसर की, तो ये आपका बी नंबर से आंसर होगा, यानी कि देखो, बाबर का यहाँ पर जो है ये तो सही है, कामरान। ठीक है, अकबर की बात करेंगे तो ये आपका सलीम हो जाएगा, अकबर का बेटा सलीम। ठीक है, उसके बाद शाहजहाँ के बेटे की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा मुराद, और जहांगीर का बेटा खुसरो, और यही खुसरो जो है किसका नाम था, शाहजहाँ का नाम था। ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, तो यहाँ पर तो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। आगे बात करते हैं, कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो देखो,
तीन बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, ठीक है। पहला आपका हुआ था राजगीर में, ठीक है। दूसरा आपका हुआ था पाटलिपुत्रा में। मतलब देखो तीन मतलब ऐसे तो टोटल चार हुआ था, ठीक है, लेकिन तीन इसमें से जो है आपका बिहार में हुआ था, ठीक है। जो कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था, वैशाली में हुआ था और राजगीर में हुआ था, ठीक है। तीन आपका बिहार में और एक आपका जो है कुंडलवन में हुआ था। तो वो तो हटा ही दो, बोला बिहार में आयोजित नहीं की गई थी, कौन सा, तो ये चौथा वाला था, ठीक है। बाकी तीनों जो है आपका बिहार में ही आपका जो है वो आयोजित हुआ था। तो डी नंबर यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 2 और 3 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जनवरी 1941 में वह घर में नज़रबंदी से भाग निकले और उन्होंने सिंगापुर में क्या 21 अक्टूबर को अस्थायी सरकार का गठन किया। तो यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे, तो यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर, ठीक है। यानी कि कौटिल्य जो है वो आपका ये नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे। बाकी शीलभद्र, नागार्जुन ये सब जो आपका थे। नेक्स्ट है आपका 148, आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। और इसका सही कालक्रम यहाँ पर जो है वो बताना है। तो देखो डायरेक्ट मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बी नंबर से आंसर हो जाएगा। यानी कि पहले जो है आपका वांडीवास की लड़ाई हुई थी, फिर उसके बाद आपका राजा नंद कुमार को मृत्युदंड दिया गया था, फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो टीपू सुल्तान की मृत्यु, फिर सालवाई की संधि, ठीक है, ये आपका हुआ था, ठीक है। नहीं सॉरी सॉरी, पहले आपका ये हुआ था वांडीवास, ठीक है, फिर उसके बाद राजा नंद कुमार की हत्या हुई थी, फिर सालवाई की संधि हुई थी, फिर लास्ट में आपका ये हुआ था टीपू सुल्तान की मृत्यु, ठीक है। ये था आपका कौन सा युद्ध, आंग्ल मैसूर, ठीक है, ये हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया आपका, तो बी नंबर इसका जो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 149 नंबर है, बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे पहले किसका प्रकाशन जो है आरंभ हुआ था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार बंधु का, ठीक है। समाचार पत्र में सबसे पहले जो है बिहार बंधु जो है प्रकाशन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 150, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। घटना और संबंधित व्यक्ति, तो चंपारण सत्याग्रह की बात करें, ठीक है। उसके बाद आज़ाद दस्ता 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह और किसान सभा बिहार। तो देखो इसका जो है ओवरऑल हम लोग को बताते हैं आंसर, डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाए। यानी कि ए का 4 कहने का मतलब है कि चंपारण सत्याग्रह जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, इससे संबंधित है। फिर आज़ाद दस्ता की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, ठीक है। और 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा श्याम नारायण सिंह। और जो किसान सभा बिहार है ये आपका हो जाएगा सहजानंद सरस्वती, ठीक है। ये तो अभी हम लोग का क्वेश्चन आया भी था, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल 150 क्वेश्चन था, जिसको कि मैंने पूरा का पूरा आपको करवा दिया, ठीक है। आई होप कि इससे आप लोगों ने अपना आंसर मैच किया था। और कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताइएगा कि आपके जो है कितने क्वेश्चन सही हुए आउट ऑफ 150, ठीक है। और बाकी अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी देखो करंट अफेयर्स जो है मैंने जो करवाया था, ठीक है, स्पीडी पब्लिकेशन के बुक से काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, आप लोगों ने देखा है इस मतलब क्वेश्चंस में। तो इसलिए आप उस सीरीज़ को भी यहाँ पर जो है देखते चलिएगा। आगे अगर आपका कोई भी अपकमिंग एग्जामिनेशन, जैसे अभी बिहार का और भी एग्जामिनेशन है, जैसे बिहार एसएससी सीजीएल लेवल का भी फॉर्म तो चल रहा है, लेकिन तैयारी तो करना है ना आपको, ठीक है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं, बाकी और भी काफ़ी सारे एग्जामिनेशन बिहार में शेड्यूल है, आप उसके लिए जो है ज़रूर देखिएगा, ठीक है। वो जो हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।